नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल सी यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राज्य प्रशासन से जुड़े हुए टॉपिक गवर्नर के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल से जुड़ी हुई इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हम राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के पद की शर्तें, राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। आप जानते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों को हम 4 भागों में बांटते हैं: कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में हम सरकार से जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में बात करते हैं। सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होती है और उस सरकार में सहयोग करने वाले कुछ व्यक्ति जैसे महाधिवक्ता है, आरपीएससी मेंबर्स होते हैं, इनको शामिल करते हैं। और इनसे जुड़ी हुई शक्तियाँ जो राज्यपाल में होती हैं उनको कार्यकारी शक्तियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्यकारी शक्तियों के बारे में। कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल की पहली शक्ति है कि वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो ऐसे ही नहीं कर देता है कि जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है विधानसभा में या विधान परिषद में, किसी में भी हो सकता है, हालांकि विधानसभा का मुख्य रूप से ही होता है। विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसी को अमूमन मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कभी कभी मंत्रिपरिषद जो विधान परिषद है उसमें से भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और कभी अगर एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत सिद्ध कर सके। इसके बाद में दूसरी कार्यकारी शक्ति में आती है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसका पारिश्रमिक भी राज्यपाल ही करता है। महाधिवक्ता जो सरकार को किसी भी न्यायिक प्रश्न पर सलाह देता है, सरकार की न्यायालय में पैरवी करता है, वो होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। इसके अलावा पंचायती राज और नगरपालिका के जो चुनावों के लिए निर्वाचन आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी सेवा शर्तें, कार्य अवधि, ये भी राज्यपाल के द्वारा ही तय की जाती है। नेक्स्ट कार्यकारी शक्ति है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि राज्यपाल, मैंने पहले भी बताया कि एक तरह से राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद मिलकर जो डिसीजन लेते हैं जिन व्यक्तियों के लिए, उन्हीं की नियुक्ति राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की करता है। जैसे हाल ही में आपको पता है कि 4 मेंबर्स और एक अध्यक्ष आरपीएससी के हैं, उनकी नियुक्ति राज्य में राजस्थान में की गई है। भूपेंद्र सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया गया है और बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा और एक जो आर्य हैं मैडम, वो इनको सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कार्यकारी शक्ति में यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान भी ले लिया हो, लेकिन राज्यपाल को इसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो मुख्यमंत्री को इसके मामले में विचार करने की मांग राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट है वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति हो कि राज्य में सरकार संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चल रही हो तो वो राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में होता है और उस समय राज्यपाल पूर्ण रूप से कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख बन जाता है और उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम होता है।
इसके अलावा कार्यकारी शक्ति में हम मान सकते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है और वो राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो दोस्तों ये थी कार्यकारी शक्तियाँ। इसके बाद में हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। विधायी शक्तियाँ जो विधानसभा या विधान परिषद, कई कई राज्यों में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे अभी हाल ही में 6 राज्यों में ऐसी स्थितियाँ हैं कि वहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। राजस्थान में अभी विधानसभा ही है, हालांकि इसका प्रपोजल संसद में भेज दिया गया है विधान परिषद बनाने का, लेकिन अभी वो पेंडिंग पड़ा है। तो फिलहाल विधानसभा की स्थिति है। और विधानसभा से जुड़े हुए कुछ भी मामले होते हैं उनको विधायी शक्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विधानसभा का सत्र कब आहूत करना है, कब सत्र का अवसान करना है। आहूत का मतलब कब विधानसभा का सत्र बुलाना है, कब उसका एंड करना है। और विधानसभा को विघटित करना, मतलब विधानसभा में अगर बहुमत नहीं हो या मुख्यमंत्री चाहे कि अभी विघटित कर दी जाए, तो ये सारी शक्तियाँ राज्यपाल में होती है। राज्यपाल के द्वारा ही आदेश जारी किए जाते हैं। हालांकि ये सभी आपको पहले भी बता दिया गया कि सभी मुख्यमंत्री की सलाह से ही किया जाता है। और दूसरी इसकी राज्यपाल की शक्ति है कि विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात हो या प्रतिवर्ष का पहला सत्र हो, उसको संबोधित राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये संबोधन भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा अर्थात मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है और उसको विधानसभा में संबोधन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा में अध्यक्षता कौन करेगा या विधानसभा की कार्रवाई कौन करेगा, इसके लिए अन्य व्यक्ति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर कहीं कहीं विधान परिषद हो, जैसे अभी भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऐसे 1/6 सदस्य वो होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा से का ज्ञान रखते हों या कुछ व्यवहारिक अनुभव रखते हों। उन्हीं व्यक्तियों को विधान परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल विधानसभा सदस्य की निर्भरता के मुद्दा कोई भी हो, यानी उसकी योग्यता से संबंधित मुद्दा हो, तो निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद उसका निर्णय भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर उसके पास ऐसी 4 शक्तियां हैं कि या तो वो विधेयक को स्वीकार कर लेता है, जैसा विधानसभा ने या सरकार के द्वारा जैसा विधेयक भेजा गया है उसको वो स्वीकार कर सकता है, या उस स्वीकृति पर रोक लगा सकता है, या अगर कोई धन संबंधी विधेयक न हो तो विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए वो वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाए तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। इसके अलावा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी राज्यपाल रख सकता है। और सुरक्षित रखने के मामले में कुछ अनिवार्य बिंदु हैं। उस समय ज़्यादातर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए ऐसे विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 उपबंध हैं कि या तो वो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, संवैधानिक उपबंध हैं उनके विरुद्ध अगर विधेयक लाया गया हो राज्य विधानसभा में तो उसको राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है या उसको भेज सकता है। दूसरा है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में दिए गए हैं, उनके अनुसार अगर विधेयक नहीं हो तो भी राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो या ऐसा विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो और किसी राज्य विधानसभा में पारित किया गया हो तो इसको भी रख सकता है। 5वां है इस संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अगर वो विधेयक हो तो उसको भी राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। तो ये मुख्य चीज़ें थी। इसके बाद में आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर राज्य विधानमंडल सत्र में न चल रहा हो, कोई सा भी वैसे विधानसभा ही हो तो विधानसभा अगर सत्र में नहीं चल रही हो
तो उस समय अध्यादेश की घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वो अध्यादेश एक तरह से कानून के रूप में काम करता है। ये कब तक करता है कि राज्य विधानमंडल के 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। अगर विधानसभा सत्र में आ गई तो अगर 6 हफ्तों में विधानसभा सत्र में आने के 6 हफ्तों में भी यानी 42 दिन में भी अगर उसको स्वीकृति नहीं दी तो स्वतः अध्यादेश समाप्त हो जाता है, और अगर स्वीकृति दे दी तो एक तरह से एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। इसके अलावा वो राज्यों के लेखों से संबंधित, जैसे कि राज्य वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केग की रिपोर्ट है, इनको राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये थी विधायी शक्तियाँ। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियों की। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में क्या क्या शामिल किया जाता है? वित्तीय, जो वित्त से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, धन से संबंधित जो भी राज्यपाल की कार्रवाई है उसको हम वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत शामिल करेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, जो आपको पता है मार्च से अप्रैल तक का जो चलता है, मार्च से फरवरी तक का वो अपना बजट वर्ष होता है। उसके लिए आगामी एक वर्ष के लिए पूर्व में जो घोषणाएं की जाती है वो बजट में शामिल की जाती है, और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को राज्य विधानमंडल में के सामने प्रस्तुत करने का कार्य राज्यपाल का ही होता है। दूसरा काम है कि धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उनकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी धन विधेयक अगर राज्य विधानसभा में लाना है तो उससे पहले राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, और बिना सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। कोई भी अनुदान यानी ग्रांट है उसको अगर लाना है तो सबसे पहले राज्यपाल से उसकी स्वीकृति लेनी होती है। इसके अलावा आकस्मिकता जो निधि है उससे कोई भी अप्रत्याशित वहन हो गया, कोई भी अप्रत्याशित खर्चा आ गया राज्य सरकार के सामने, तो आकस्मिकता निधि से खर्च किया जा सकता है अग्रिम, और फिर उन्हें उसके लिए ग्रांट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के लिए हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा है न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों में हम बात करते हैं कि किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए अगर सिद्ध दोष ठहराया गया है किसी व्यक्ति को, तो उसके दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम दे सकता है या लघुकरण कर सकता है। क्षमा से मतलब कि पूर्ण रूप से छूट दे दी जाए, किसी को पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया जाए तो वो क्षमा होता है। रिप्राइव में क्या किया जाता है कि दंड को कम कर दिया जाता है। विराम में दंड को सस्पेंड कर दिया जाता है। कम्यूटेशन में दंड की प्रकृति बदल कर जैसे मृत्युदंड हो तो उसमें उसको फांसी की सज़ा हो तो उसको मृत्युदंड में बदल दिया, ये लघुकरण होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से विचार करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, पदोन्नति आदि के मामले में भी राज्यपाल अपना कार्य करता है। और किसी राज्य में अगर राज्य नियुक्ति आयोग है तो उससे जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये थी 4 प्रकार की शक्तियाँ राज्यपाल की। इसी कड़ी में हम आगे का वीडियो बनाएंगे। इससे पहले आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न कौन से हैं। आइए, पहला प्रश्न है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है, राज्य की क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की कार्रवाई या कार्यकारी शक्तियाँ का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। थैंक यू सो मच।